छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं जो उनका सिलेक्शन जो है वो 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर से रोक देती है। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके अलावा हमें यहाँ पर करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। एग्जामिनर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन नहीं पूछे आपसे, ये आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, है ना। और अगर यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ कैसे रहे हैं कि जो मनपसंद का टॉपिक है उसको पढ़ देंगे, बाकी छोड़ देते हैं ना, एग्जाम में तुक्का मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड उस समय पढ़ते टाइम अलर्ट हो जाएगा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे और एग्जामिनर ने इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला बाय पीडब्ल्यू। आरआरबी जेई के लिए बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एक छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं जो उनका सिलेक्शन जो है वो 2 नंबर 3 नंबर 10 नंबर से रोक देती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे नॉन टेक में करते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन जो है वो डिले हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली इस वीडियो में नॉन टेक के जनरल नॉलेज के पोर्शन की बात करने वाले हैं। अगर मैं जनरल नॉलेज पोर्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके अलावा हमें यहाँ पर करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा। अब इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इन सिलेबस को आप जल्दी से कैसे कवर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं मार्क्स की तो 15 मार्क्स का हमें यहाँ पर जो है ये सिलेबस देखने को मिलता है, और बच्चे सोचते हैं कि 15 मार्क्स का ही तो है, तो बच्चे ना यहाँ पे इस पोर्शन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन एग्जाम में जाके समझ में आता है कि अगर आप नॉन टेक में मेहनत नहीं करेंगे तो वो यहाँ पर आगे चल के आपकी टेक्निकल की मेहनत को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए एटलीस्ट एग्जाम से पहले बेसिक चीजें पढ़ के जाना एक समझदार एस्पिरेंट की निशानी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो यहाँ पे हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखो हिस्ट्री से मोस्टली ना इंजीनियर्स डरते हैं, लेकिन हिस्ट्री जो है यहाँ पे खास तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हिस्ट्री यहाँ पे 3 टाइप की, यानी कि एंशिएंट, मिडिवल और उसी के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री आती है। लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हिस्ट्री से बड़े परेशान रहते हैं, तो हिस्ट्री में इतना करके जा सकते हो कि जब आप एग्जाम पास में आ रहा है एटलीस्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो तो आनी ही चाहिए, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडर्न हिस्ट्री में भी 2 पोर्शन आपको डेफिनेटली आने चाहिए, एक तो गांधीयन एरा और दूसरा बेटा यहाँ पर गांधीयन एरा के अलावा यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स। यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है एटलीस्ट 3 फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हमारे, सबसे पहले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसके बाद 1942 में हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एग्जाम से पहले एटलीस्ट इन बेसिक चीजों को के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे कल्चर एंड हेरिटेज की, इसके भी आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देन हम यहाँ पर ज्योग्राफी में आते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में बेटा फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी, इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा फिजिकल ज्योग्राफी है। आपको हमारे भारत की फिजिकल ज्योग्राफी आनी चाहिए। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे मॉनसून जैसा टॉपिक जो है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लाइमेटोलॉजी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ इंडिया एंड द वर्ल्ड की मैपिंग, ठीक है। मैपिंग में जैसे बेटा कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से होकर निकलता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक इंडिया की मैपिंग जो है, हाईएस्ट पीक्स, मैपिंग में आपको हाईएस्ट पीक्स के बारे में पता होना चाहिए। हाईएस्ट पीक्स के साथ साथ यहाँ पे लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बेटा द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम कौन सा बेटा, जिसमें हम भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, भारत की नदियां। तो ये ज्योग्राफी में आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं बेटा, बार बार क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, फंडामेंटल राइट से बार क्वेश्चन आया है। मतलब इस बार का भी आप एग्जाम उठा लो, इस बार भी आपको सीबीटी 1 में भी देखने को मिलेगा, है ना, सीबीटी 2 में भी देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट, इतना तो एटलीस्ट आप पेपर से पहले जो है वो करके जा सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पंचायत राज एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब अगर किसी को पूरी पॉलिटी फॉर एग्जाम्पल नहीं भी पढ़नी है ना, और उसको लग रहा है कि मैं कैसे जो है यहाँ पे जल्दी से चीजों को कवर कर सकता हूं, ये बेसिक चीज जो एटलीस्ट आप करके जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूं कि सारे ये जो सब्जेक्ट्स हैं, देखो एग्जामिनर को पता है कि आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो एग्जामिनर आपसे इनमें से किसी भी चीज में पीएचडी एक्सपेक्ट नहीं करता है। वो यहाँ पे आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है। तो आपको अपने एग्जाम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो भी उसने सिलेबस मेंशन किया है उसमें से एटलीस्ट हर एक पॉइंट का कुछ ना कुछ आपको बेसिक्स तो
पता होने ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जिसमें सबसे ज्यादा परेशान होते हैं बेटा यहाँ पे करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में बाद में आऊंगी। इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी के साथ साथ बैंकिंग स्ट्रक्चर एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन हम बात करते हैं यहाँ पे जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। जैसे यहाँ पे करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो बेटा करंट अफेयर्स एक इज समथिंग जहां से बच्चे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। करंट अफेयर्स में आपको रिसेंट जो स्पेस मिशन हुए हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। ये बेसिक साइंस में भी आपको वैसे इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, हमारे बेसिक इकोलॉजी, हमारे क्लाइमेट चेंज, है ना, हमारे पोल्यूशन, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एटलीस्ट बेटा वहां पे भी आपको हमारे जो रिसेंट स्पेस मिशन हुए हैं ये डेफिनेटली पता होने चाहिए, चाहे इसरो के हो। ठीक है, उसके बाद अगर डीआरडीओ न्यूज में है तो क्यों न्यूज में है ना। जो भी हमारी रिसेंट साइंस में इनोवेशन हुई है, जो भी हमारी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, रिसेंट स्पोर्ट्स में अगर कोई मेडल मिला है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। किसी को कोई उपाधि मिली है, पद्मश्री अवार्ड जैसे मिले हैं, या फिर हमारे पास भारत रत्न अगर अवार्ड मिला है ना, तो इस तरीके के अवार्ड जो है चाहे स्पोर्ट्स में हो या फिर हमारे सिविलियन अवार्ड्स हो, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की कोई भी खबर अगर है तो जो हमारे सिलेबस से यहाँ पे जो है वो मैच करती है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें आपको पॉलिटिकल न्यूज अवॉइड करनी होती है ना, कि अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज है तो उसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पे हमारे जनरल अवेयरनेस के, जनरल नॉलेज के सिलेबस से रिलेटेड है तो उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स की अगर कोई भी न्यूज जो है अभी जो है कोई भी अगर खबर अभी चल रही है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे एक जो ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा आजकल के एग्जाम में, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन न्यूज में है। ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन नहीं पूछे आपसे, ये आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन कमीशन न्यूज में है, ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों न्यूज में है ये नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपसे इसका स्टैटिक पोर्शन पूछ लेगा। स्टैटिक पोर्शन पूछने का मतलब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बताइए इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल नंबर क्या है ना, आर्टिकल नंबर 324। तो इस तरीके का करंट को भी यहाँ पे अब स्टैटिक के साथ लिंक करके उसके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और इसके लिए आपको चाहिए एक होलिस्टिक प्रिपरेशन। लेकिन बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं मैम कि थोड़े से मार्क्स के लिए हम इतना सारा क्यों पढ़ना पड़े। बेटा जब सिलेक्शन 2 नंबर से भी रुकता है ना तो बहुत दुख होता है। इसीलिए जब आप इतनी ज़्यादा तैयारी कर ही रहे हैं तो एटलीस्ट नॉन टेक को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। एक अपने बेसिक आपका स्टैंडर्ड जो है आपकी प्रिपरेशन का वो मेंटेन रहना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट में बिल्कुल ही मास्टर हैं और आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ के ही नहीं जा रहे। भाई एग्जामिनर ने ये सिलेबस मेंशन किया है, तो जब यहाँ पे ये सिलेबस मेंशन है तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, है ना, कि जैसे सिलेबस का ना पता होना। अच्छा, अगर सिलेबस का पता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करना, है ना। और अगर यहाँ पे पढ़ भी रहे हैं तो पढ़ कैसे रहे हैं कि जो मनपसंद का टॉपिक है उसको पढ़ देंगे, बाकी छोड़ देते हैं ना, एग्जाम में तुक्का मास्टर बन जाएंगे। तो तुक्का मास्टर बन के नहीं जाना है। अगर आप वाकई में एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, आप रैंक लाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन के साथ में बेटा बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिन पे आप बहुत ज़्यादा काम करिए, एंड ट्रस्ट मी इस बार आप डेफिनेटली रैंक लेकर आएंगे। जैसे यहाँ पर जो है 5 गोल्डन मंत्रास की हम लोग बात करेंगे कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज क्या होता है, पीवाईक्यूज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी कैसे हेल्प करते हैं। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने पॉलिटी उठा लिया सब्जेक्ट, आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको एग्जामिनर के माइंडसेट का पता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि फंडामेंटल राइट में बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आर्टिकल 19 से क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्टिकल 14 से क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्टिकल 21 से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब आप पढ़ने जाते हैं ना बेटा, आपका ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर चीज में ध्यान ज्यादा जाता है और वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड उस समय पढ़ते टाइम अलर्ट हो जाएगा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे और एग्जामिनर ने इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है। इसीलिए बेटा थोड़ा सा समय निकालिए और यकीन मानिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपका समय दिया जाएगा, जो भी आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स को टाइम देंगे, वो बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वो वेस्ट नहीं जाएगा। इनफैक्ट वो आपकी प्रिपरेशन को 10x प्रोडक्टिव बना देगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिवीजन,
जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि पेपर पढ़ने से नहीं निकलता है। आपको लगता है कि आप बहुत सारी क्लासेस लगा रहे हैं, है ना, उसके बाद आपको लगता है कि ठीक है सिलेबस कवर कर लिया ना, 1 महीने बाद रिवाइज कर देंगे। कोशिश करिए कि बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्लासेस कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अभी अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पुराना सब्जेक्ट जिसे आपने 1 महीने पहले पढ़कर छोड़ दिया है, अगर आप उसको वैसे ही 3-4 महीने बाद हाथ लगाएंगे तो आपको भूल चुका होगा। इसीलिए कोशिश करिए कि हर हफ्ते, अगर हफ्ते में पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट हर 15 दिन में अपना जो सिलेबस है, अपना जो टॉपिक है जो आपने पहले पढ़ कर रखा हुआ है उसको रिवाइज करिए। एटलीस्ट आपकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कम से कम 1 महीने में 2 रिविजन तो करिए। तो जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन लेने के। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एमसीक्यूज, हो सके तो जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो बहुत सारे बच्चे ना वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैम ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, ये जो है मैम हमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, और बहुत बार जो है हमने क्लासेस की होती हैं, है ना, या फिर अपने नोट्स है मैम उसमें ना कई बार कुछ क्वेश्चंस हमसे छूट जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं इन्हें सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका होता है जब आप इनके जरिए अपने पर्सनल नोट्स में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अब ये कैसे करना होता है, देखो चाहे टेक्निकल सब्जेक्ट हो या नॉन टेक सब्जेक्ट हो, जब भी बेटा आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर नई देखने को मिलेगी। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिले, यही चीज आपके साथ रियल एग्जाम में भी होगी। तो जब भी आपको कोई नई चीज देखने को मिलती है ना, उसको फटाफट से अपने नोट्स में मेंशन कर लो। उस चीज को, वहां से जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है उसको अपने नोट्स में उतार लो। जितनी ज्यादा आप अपने नोट्स की वैल्यू एडिशन करोगे उतना ही ज्यादा जो है यहाँ पर आपके नोट्स एनरिचिंग होंगे और उतना ही ज्यादा आप नॉलेजेबल होंगे और उतने ही ज्यादा चांस पड़ जाता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन से बेटर वे में डील करने का। उसके अलावा यहाँ पे मॉक्स जितने भी एमसीक्यू हो गए या फिर वीकली, कोशिश करिए कि एटलीस्ट एमसीक्यूज अगर आप फॉर एग्जांपल 10-20 डेली सॉल्व करें तो वीकली आप एक प्रॉपर मॉक लगाइए, एक प्रॉपर जो है एग्जाम जैसा मॉक आप वीकली लगाइए। देखो एमसीक्यू के लिए मैंने वैसे भी आप बच्चों से प्रॉमिस लिया था, जो बच्चे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स हमारा देखते हैं, है ना, मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे जो यूट्यूब पर करंट अफेयर्स लेकर आते हैं इंजीनियर्स वाला चैनल पे, वहां पे मैंने बच्चों से वैसे भी प्रॉमिस लिया था कि आप रोज के 20 एमसीक्यूज तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कर भी रहे थे, अब मैं उनसे बोलूंगी कि आप वीकली मॉक दो। तो यहाँ पे बेटा डेली अगर आप एमसीक्यूज लगा रहे हो तो कम से कम वीकली आप प्रॉपर यहाँ पे एक मॉक टेस्ट दो। प्रॉपर टाइमर लगा के, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अपने घर में पढ़ रहे हैं, प्रॉपर आप एक टाइमर लगाएंगे, आप इस चीज का प्रॉमिस करिए और उस टाइमर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेस्ट देंगे। चाहे आपके टेस्ट में कम नंबर आए, ये मैं टेक्निकल और नॉन टेक दोनों के लिए बोल रही हूँ, चाहे आपके नंबर कम आए 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, ऐसे क्या होगा धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी तैयारी में इंप्रूवमेंट आ गई है। लेकिन इस चीज के लिए बेटा शर्त एक ही है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप किसी एक भी हफ्ते जो है यहाँ पे छुट्टी नहीं करेंगे कि 1 हफ्ता टेस्ट दे दिया अब 2-3 हफ्ते के बाद देंगे, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट आपको वीकली जो है यहाँ पे लगातार कंसिस्टेंट वे में जो है आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ यहीं पे बात आती है कंसिस्टेंसी की। जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ही ज्यादा आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप यहाँ पे चाहे किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए बेटा, यहाँ पर अगर किसी ने किसी को टॉपर बनाया है, अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर टॉपर बना है तो वो अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से बना है। लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, लगातार आपको अपनी तैयारी में सुधार लाना पड़ेगा। अब देखो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि मैम हमें डिमोटिवेटेड फील होता है, कभी कभी लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है। बेटा इस जर्नी में व्हाट रियली मैटर्स इज यू नीड टू कीप मूविंग ऑन। आपको यहाँ पर चलते रहना है लगातार। किसी दिन हो सकता है आपकी 2 घंटा पढ़ाई हो, किसी दिन हो सकता है आपकी 6 घंटे पढ़ाई हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो नो प्रोडक्टिविटी डे है ना, ये अपने को पूरे मंथ में एक भी नहीं लाना है कि आप पूरे मंथ में एक भी दिन ऐसा नहीं रखेंगे। आप वादा करेंगे इस चीज का कि आप पूरे मंथ में एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, ठीक है। एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि हर मंथ में आप हर दिन एटलीस्ट चाहे 1 घंटा 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे आप लेकिन कंसिस्टेंट पढ़िए। जिस दिन आपको समय कम मिलता है उस दिन आप कम पढ़िए, लेकिन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इस तरीके से अपनी मेहनत करते जाएंगे, यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप अपना सिलेक्शन देखेंगे, जिस दिन आप रैंक लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। तो बस इसी तरीके से आपको मेहनत करते जाना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो करंट अफेयर्स को लेके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं
करते हैं तो मॉर्निंग में मैंने आपको बताया 8 AM पे इंजीनियर्स वाला चैनल पर यूट्यूब पे हम लोग करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। अभी वैसे भी मैं एक नया इनिशिएटिव भी ला रही हूँ करंट अफेयर्स में ही, जहाँ पे आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए जाते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे डेली न्यूज़ भी जो है वो आपको करवाई जाती है। तो यहाँ पे आप सेशन ज्वाइन कर सकते हो, 8 बजे रोज सुबह यूट्यूब पर आता है। बस इसी तरीके से बेटा मेहनत करते जाओ, यकीन मानो एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक चीज बेटा यहाँ पर ध्यान रखना है कि रुकना नहीं है ना, कंसिस्टेंट रहना है। बस ये वादा अगर आप अपने साथ करते हैं तो डेफिनेटली आप एक दिन जरूर रैंक ले आएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।